नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल स्टडी अड्डा पर आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान निर्माण व विशेषताओं का भाग 3 व अंतिम लेकर उपस्थित हुए हैं। अपन बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। 2 भागों में पहले क्वेश्चन हो चुके हैं, आज तीसरा भाग और अंतिम भाग रहेगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपन किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय विशेषता, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता और संघीय और एकात्मक व्यवस्था की विशेषता और परिसंघ व्यवस्था की विशेषता। तो इसका आंसर होगा दोनों। संघीय और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण है भारतीय संविधान के अंतर्गत। दोनों के अपन लक्षण देखते हैं। एकात्मक के क्या लक्षण है? धारणा एकात्मक व्यवस्था इसे कहते हैं जहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण किया जाता है। शक्तियों का क्या किया जाता है? केंद्रीकरण किया जाता है। उस व्यवस्था को अपन एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसके देखो क्या क्या लक्षण है, देखते हैं अपन। राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है, बिल्कुल सही है। अमेरिका में राज्यों का अपना संविधान है, बल्कि भारत में नहीं। शक्तियां विभाजन केंद्र के पक्ष में, बिल्कुल सही है। एकल नागरिकता, धारणा एकल नागरिकता भारत की विशेषता है, बल्कि दोहरी नागरिकता अमेरिका के संविधान की विशेषता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र राज्यों की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अपन बात की थी अनुच्छेद 1 और 2। संविधान संशोधन 368, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, अखिल भारतीय सभा 312, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, संघ के राज्यों को निर्देश देने की शक्ति। ये थे एकात्मक व्यवस्था के लक्षण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संघात्मक व्यवस्था, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन होता हो उसे संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। इसके क्या क्या लक्षण है देखते हैं दोस्तों। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। अपन बात करते हैं आर्टिकल 368, जिसमें 2 प्रकार की है। एक तो विशेष बहुमत, एक है विशेष बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे से अधिक राज्य विधान मंडलों की सहमति। दोनों व्यवस्थाओं का वर्णन अनुच्छेद 368 में कर रखा है। विशेष बहुमत में आपको पता है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन, बल्कि जो आधे राज्यों की सहमति वाले प्रावधान है, कुछ प्रावधान है जिसमें अपन बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज के निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन। ये विशेष बहुमत जिसमें राज्यों की सहमति जरूरी है। केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्यों की पृथक सरकारें, राज्यसभा, ये सब किसकी विशेषता है? संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। इसके ऊपर बड़ी विशेषता है एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन अपन कहते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि संसदीय प्रणाली अपना कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। क्योंकि ये तात्पर्य है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा ऑप्शन देखो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कुछ देखते हैं अपन इसको। अपन 2 चीज़ देखते हैं यहाँ पर। एक होती है व्यवस्थापिका, जिसे अपन संसद कहते हैं, और एक होती है कार्यपालिका, जिसे अपन मंत्रिपरिषद कहते हैं। इन दोनों में एक तो इनके बीच में एक तो बात अपन बात करें, इनके दोनों के बीच में निकट संबंध होता है। कार्यपालिका का निर्माण इस व्यवस्थापिका में से होता है। धारणा कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। तो ये कह रहा है ना, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। इसलिए भारतीय में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, बल्कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, जो इसकी उल्टी है। तो इसकी क्या है? उल्टी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। देखते हैं प्रारूप समिति। देखो इस प्रारूप समिति को अपन एक पांडुलेखन समिति भी कहते हैं।
पांडुलेखन समिति या अपन कहते हैं ड्राफ्टिंग समिति, दो नाम और इसके मिलते हैं, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति, प्रारूप समिति। ठीक है, इसका गठन किया गया था ना, वो सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। 7 सदस्यीय समिति थी। इसका कार्य क्या था धारणा, सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्य। अब इसके जब कार्य की बात करते हैं ना, तो कार्य था, अपने आपको पता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। कौन थे? BN राव। और इस BN राव के द्वारा ही संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। इनके द्वारा ये क्या तैयार किया गया था? संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। और इस तैयार प्रारूप के ऊपर ही विचार विमर्श करने के लिए इस प्रारूप समिति का गठन किया गया सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 7 सदस्य, जिसमें पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को, जिसके अंदर ही अंबेडकर को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा अपन सदस्य देखें, अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, के माधवराव, जो BL मित्र की जगह पर, जिसने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह पर ये क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। TT कृष्णाचारी, जो DP खेतन की मृत्यु के बाद उनको जगह मिली थी, वो भी मनोनीत हुए थे। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? संविधान सभा की कौन सी समिति थी जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? देखो, संघ शक्ति समिति, अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की बात करें अपन, तो संघ संविधान समिति, एक तो संघ शक्ति समिति, एक संघ संविधान समिति, एक राज्य समिति देशी रियासतों के वार्ताओं से संबंधित, उसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करता है। 3 समितियों की जवाहरलाल नेहरू करता है। इसके अलावा संचालन समिति कौन है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद नियम समिति और तदर्थ समिति, झंडा तदर्थ समिति, इनकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों एक फैक्ट आता है कि कई बार नेट पर अपन को देखने को मिलता है कि झंडा समिति अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। JB कृपलानी झंडा समिति के न तो सभापति थे और न इसके सदस्य थे। इसमें 10 सदस्य थे, जिसमें झंडा समिति में JB कृपलानी का कहीं पर भी नाम नहीं है। अब जो ये 2 समितियाँ हैं, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति, दोनों की अध्यक्षता सरदार पटेल। और धारणा, ये जो समिति है मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यक की समिति को, इसकी 5 उप समितियाँ थी, 5 उप समितियाँ थी, जिसमें 2 महत्वपूर्ण थी। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं, और अल्पसंख्यक उप समिति, जिसकी अध्यक्षता करते हैं HC मुखर्जी, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12 हुए, बिल्कुल सही है। 12वां अधिवेशन होता है 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। इसकी बैठकें 146 दिन हुई, नहीं बिल्कुल, इसकी बैठकें 167 दिन हुई। इसकी बैठकें कितने दिन हुई? 167 दिन। इसका मतलब ऑप्शन B गलत है, तो केवल एक सही है, केवल एक सही है। चलो दोस्तों आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था? कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? इसका आंसर सीधा है अंबेडकर। पर देखते हैं अपन कि भाई कौन से इसमें सदस्य कांग्रेसी थे और कौन से गैर कांग्रेसी थे। जिसमें अपन बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेसी सदस्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, शील राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाल गोविंद खेर, KM मुंशी।
और गैर कांग्रेसी सदस्य में देखें राधाकृष्णन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अर्धनाथ कुंजरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, टेकचंद बख्शी, के.टी. शाह, भीमराव अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी, के. संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बी. शिवराम, एस. मुखर्जी। एस. मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, चलो दोस्तों आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। अब किसी सम्मिलित कीजिए। देखो भाषाएं 8 अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन कर रखा है। शपथ 30वीं अनुसूची। राज्यसभा का स्थान 4वीं अनुसूची। दल बदल 10वीं अनुसूची। दल बदल कौन सी अनुसूची में? 10वीं में। इसके अलावा अपन पहली अनुसूची में बात करें तो आपको पता है केंद्र, राज्य शासित प्रदेश और राज्य। दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में बात की अभी ये पड़ा, तीसरी अनुसूची जिसमें हम बात करते हैं शपथ। चौथी अनुसूची अभी बात की राज्यसभा का स्थान आवंटन किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों व जातियों से संबंधित है। 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, जिसमें बात करें असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनकी बात की जाती है। 7वीं में शक्तियों का विभाजन। 8वीं भूमि सुधार। 8वीं भाषाओं से संबंधित। 9वीं है भूमि सुधार। 8वीं तो अभी अपन बात की यहाँ पर भाषाओं से संबंधित। 9वीं भूमि सुधार। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायती राज और 12वीं है नगर पालिकाओं से संबंधित। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जन्म के द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा और राज्य क्षेत्र में मिल जाने से। दूसरा ऑप्शन है जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा। हाँ, राष्ट्रीयकरण, ये देखो यहाँ गड़बड़ होगी। राष्ट्रीयकरण के द्वारा अपन नागरिक नहीं बन सकते, ये गलत हो गया। राज्य क्षेत्र द्वारा बाकी इन सबसे मिल सकते हैं। जन्म, उद्भव, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र मिल जाने से। जन्म और उद्भव द्वारा केवल 2 के द्वारा नहीं, इसके अलावा भी अपन पढ़े हैं ना, जन्म, उद्भव, पंजीकरण, राज्य क्षेत्र मिल जाने से। पंजीकरण, राष्ट्रीयकरण, यहाँ सब भी आ गया राष्ट्रीयकरण, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, उद्भव द्वारा, पंजीकरण तथा राज्य क्षेत्र के मिल जाने से अपन भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और भारत के नागरिक बन सकते हैं। और भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है जो अपन ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम किसका सर्जन करने के लिए पारित किया गया था? तो आपको पता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। उस टाइम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आगे देखो अपन दोस्तों थोड़ी अपन बात करते हैं इस राज्य पुनर्गठन आयोग की। इस आयोग की बात करते हैं, इसका अपन गठन की बात करें तो धारणा गठन किया गया 1953 में। 22 दिसंबर 1953 में गठन किया गया। इसने अपने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट दी है 30 दिसंबर 1955 को। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 30 दिसंबर 1955 को। ये 3 सदस्य आयोग था। कितने सदस्य आयोग था? 3 सदस्य आयोग था। 3 सदस्य आयोग में पहले हम बात करते हैं फजल अली। इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर, ये 3 सदस्य इसके आयोग थे। इसकी अपन बात करें तो इस आयोग ने एक सिफारिश की थी कि भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। ये इसकी सिफारिश थी, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए, ऐसी इसने सिफारिश की थी। परंतु 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। कितने राज्य? इसने सिफारिश कितनों की थी? धारणा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका दोस्तों। सिफारिश कितने की है और सर्जन कितना किया है? सिफारिश की थी 16 राज्यों की, इनकी तो इसने सिफारिश की थी, परंतु जो गठन किया गया ना वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद।